हेलो होम साइंस कॉम्पिटिटर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नवंबर 17 का पेपर है होम साइंस नेट का। तो इसका हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग प्रोसेस। ओके, तो यहां पर हाँ, तो यहां पर पूछा गया है गिव द कन्वेंशनल जो रिंग स्पिनिंग प्रोसेस है उसके सीक्वेंस के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर आंसर पहले देख लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर तीसरा है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सी नंबर ओपनिंग, क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग पहला प्रोसेस ये होता है। देन पिकिंग होता है। देन इसके बाद में कार्डिंग, कार्डिंग के बाद में आ जाएगा कॉम्बिंग, और कॉम्बिंग के बाद में आ जाएगा ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग, और देन रोविंग, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर स्पिनिंग। ओके, तो ये कन्वेंशनल रिंग स्पिनिंग प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जो रिंग स्पिनिंग प्रोसेस है ये रिंग स्पिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। अब रिंग स्पिनिंग में सूत बनाने के लिए यानी कि धागा बनाने के लिए कपास, सन या फिर ऊन जैसे रेशों को कताई करने की एक विधि है। यानी कि इसके द्वारा स्पेशली जो कॉटन के कपड़े होते हैं, सन यानी कि जो फ्लैक्स है, ऊन है, तो इनके रेशों की कताई स्पेशली रिंग स्पिनिंग मशीन के द्वारा होती है। ठीक है, इसी को स्पिन करने की एक विधि है। और इसका जो आविष्कार किया गया था यह वर्ष 1828 में अमेरिकी स्नथॉर्प के द्वारा किया गया था, और 1888 में ये एक आदर्श रूप बन गया और इसका उत्पादन प्रभावी ढंग से किया जाने लगा। इससे क्या होता है, जो बारीक से मोटा यानी कि 5 से लेकर 1000 टैक्स तक जो है सूत का उत्पादन किया जा सकता है। टैक्स होता क्या है, टैक्स का मतलब होता है ग्राम प्रति 1000 मीटर सूत। यानी कि 1000 मीटर अगर सूत यानी कि जो धागा है अगर उसकी लंबाई 1000 मीटर है तो 1000 मीटर लंबाई के धागे का जो वजन होगा वो टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो 5 से लेकर के 1000 टैक्स तक के जो है धागे का उत्पादन इस मशीन के द्वारा किया जाता है। अब जितना टैक्स कम होगा उतना ही ज्यादा जो धागा होगा वो बारीक होगा, पतला होगा और फाइन होगा। जितना ज्यादा टैक्स अधिक होगा यानी कि भार जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा धागे की मोटाई बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो टैक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका भार है, 1000 मीटर सूत का भार। ओके, अब यहाँ पर मशीन है, ये आप देख सकते हो कि इस तरीके जो प्रेजेंट टाइम में आधुनिक रिंग स्पिनिंग मशीन है वो इस तरीके की होती है जिसमें कि स्पिनिंग की प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी स्पिनिंग मेथड्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड और मॉडर्न मेथड है। कन्वेंशनल मेथड का मतलब है जो पारंपरिक पुराने जमाने से बहुत पहले से चला आ रहा है। म्यूल स्पिनर है, फ्लायर स्पिनिंग मशीन है, कैप स्पिनिंग मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग मशीन है, पॉट स्पिनिंग मशीन है और रिंग स्पिनिंग। ओके, और मॉडर्न मेथड में रोटर स्पिनिंग है, एयर जेट स्पिनिंग है, एयर वॉर्टेक्स स्पिनिंग है, फ्रिक्शन स्पिनिंग है, वार्प स्पिनिंग और सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। तो ये कुछ स्पिनिंग के प्रकार थे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आता 52 नंबर क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग कलमकारी। ओके, तो इसमें भी पहला वाला आंसर सही है, कलमकारी। इसको हम ऑलरेडी इसके पहले भी हमने वीडियो मतलब इसके बारे में, कलमकारी के बारे में स्टेप बाय स्टेप इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर पर आ जाएगा, सबसे पहले नेचुरल ब्लीचिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में माइरोब्लम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है, देन होता है वॉशिंग एंड बॉइलिंग होता है, देन पेंटिंग होता है, फिर एलम दिया जाता है और लास्ट वॉशिंग का काम होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं एक और दिखा देती हूँ, इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, अब जो कलमकारी बनाई जाती है, कलमकारी जो कढ़ाई कह सकते हैं, पेंटिंग कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो, तो ये जो प्रोसेस होती है तो इसमें काऊ डंग का प्रयोग किया जाता है। काऊ डंग का मतलब आप समझ रहे हो, तो काऊ डंग के द्वारा
इसको ब्लीच किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले ब्लीचिंग की प्रोसेस होती है, नेचुरल ब्लीचिंग जिसे बोलते हैं, काऊ डंग के द्वारा होता है। काऊ डंग होता है, उसमें वाटर होता है और मिल्क होता है, ठीक है। इसमें कपड़े को रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं, उसके बाद में उसको नॉर्मल वाटर से धुल दिया जाता है। देन उसके बाद में माइरोबेलम ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें माइरोबेलम पाउडर होता है और पानी होता है, 20 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो इसमें फिर कपड़े को धुलने के बाद में नॉर्मल वाटर से फिर इसमें माइरोबेलम का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब माइरोबेलम जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, माइरोबेलम इसको हिंदी में माइरोबेलम जो है आपने सुना होगा हर्रे, या फिर हिंदी में इसको हरेड़ बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हर्रे, हरे जो कि हम सब्जियों में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर और भी मसालों में ये आता है हर्रे। तो ये जो हर्रे है, और आपने सुना होगा खांसी वगैरह में भी, जो सर्दी जुकाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हर्रे ये इसका जो है लोकल नेम है, या फिर हरेड़ इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको माइरोबेलम बोलते हैं। तो जो ये हरेड़ का यानी माइरोबेलम का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है जिससे कि जो कलमकारी में नेचुरल कलर दिया जा रहा है वो फैले नहीं, वो कलर जो है फिक्स हो जाए, ठीक है, यानी कि वो प्राकृतिक जो रंग है वो फैले नहीं, इस वजह से माइरोबेलम ट्रीटमेंट दिया था। इसके बाद में कलमकारी की जाती है, ब्लैक लिक्विड से आउटलाइन दी जाती है, और मॉडर्न का प्रयोग किया जाता है, उसमें एलम लिक्विड का यूज किया जाता है कलर को फिल करने के लिए, या फिर हम कहें रंग को सेट करने के लिए एलम ट्रीटमेंट दिया था। अब एलम क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं फिटकरी, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, फिटकरी, ठीक है। तो इसमें हर्रे और फिटकरी दोनों का ट्रीटमेंट दिया था। माइरोबेलम क्या करता है, जो कलर्स होते हैं नेचुरल कलर्स उनको फैलने से बचाता है, और जो फिटकरी है यानी कि जो एलम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे क्या होता है, कलर फिक्स हो जाता है, ठीक है, फिलिंग करने के लिए कलर का इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में रनिंग वाटर में इसको वॉश कर लिया जाता है, नॉर्मल वाटर, फिर कलर डेवलप किया जाता है। इसके लिए बॉयल द फैब्रिक बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द हीट विद द इंग्रेडिएंट्स एलिजेरिन एंड डायसोर्स, यानी कि जो भी कलर करना है वो कलर होगा, एलिजेरिन होगा, उसमें क्या करते हैं कि उसको बॉयल किया जाता है फैब्रिक को हीट के द्वारा। इसके बाद में उसको वॉश किया जाता है नॉर्मल वाटर से 3 बार इसको वॉश किया जाता है। फिर फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, फैब्रिक इज डिप्ड एंड स्टर्ड इन द एलम वाटर, फिर से एलम वाटर में उसको डिप किया जाता है, अच्छे से मिलाया जाता है, और बाद में कपड़े को सुखा लिया जाता है। तो ये टोटल जो है कलमकारी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ओके। यानी कि जो ब्लीच किया जाता है तो वो किससे किया जाता है, काऊ डंग ब्लीच, नेचुरल ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। इसमें वही नेचुरल ब्लीचिंग का मतलब हो गया, काऊ डंग का प्रयोग किया जा रहा है, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर है अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज, ओके। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो पहला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज में इसमें भी स्टेप बाय स्टेप लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले जो समस्या है उसको पहचानेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करेंगे, देन क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि उसके लिए जो भी हमें काम करने हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे, और उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी समस्या है पहले उसको चुनेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी सूचना है, जानकारी है, उसको एकत्रित करेंगे, फिर हम उस समस्या के समाधान के लिए कितने हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, कितने समाधान है वो देखेंगे, उनमें से जो बेस्ट होगा फिर उसको चुनेंगे। तो ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 53 के, अच्छा यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं, पारंपरिक रिंग कताई की क्रिया का सही क्रम। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सी, पहले खोलना, साफ करना, उसको मिक्स करना, उसके बाद में उसको उठाना, देन उसके बाद में क्या करेंगे, कार्डिंग की होती है प्रोसेस, देन कंघी करना। कार्डिंग और जो कंघी करना, कार्डिंग और कॉबिंग जो होता है, कार्डिंग का मतलब क्या होता है कि उनमें से जो रेशे होते हैं उनको सीधा किया जाता है, ठीक है, सीधा किया जाता है, और उसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं वो भी निकल जाती हैं, जो बेकार धागे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और कंघी से जैसे हम अपने बालों को कंघी करते हैं, सुलझाते हैं, तो वैसे ही कंघी की जाती है। कंघी से क्या होते हैं, जैसे आपके जो भी खराब बाल होते हैं और टूटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही कंघी से क्या होता है, जो लंबे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, जो छोटे रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि फिलामेंट और स्टेपल फाइबर्स वो अलग हो जाते हैं। तो कार्डिंग और कॉम्बिंग की प्रोसेस के द्वारा ये होता है, ठीक है। फिर डी के बाद में बी आता है, और बी के बाद में फिर जी यानी ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। तो कंघी के कॉम्बिंग के साथ साथ में ड्राफ्टिंग की भी प्रोसेस होती है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है खींचना, खींच कर उसको करना। ड्राइंग का मतलब होता है खींचना,
ठीक है। फिर उसके बाद में रोविंग की प्रोसेस, रोविंग का मतलब जैसे हम पोनी नहीं बनाते हैं बालों की, वैसे ही समझ लीजिए धागों की पोनी बनाई जाती है, बॉल्स बनाई जाती हैं। स्पिनिंग से जस्ट पहले की ये तकनीक होती है और फिर लास्ट में जो है स्पिनिंग की यानी कि कताई की प्रोसेस होती है। ओके, चलिए अब आते हैं कलमकारी बनाने का सही क्रम इन्होंने पूछा है हिंदी में। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है, इसको हम आपको समझा ही चुके हैं तो इसको हम फिर से नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रोसेस हम हिंदी में भी देख चुके हैं। समस्या समाधान सोपान में शामिल पदों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहला वाला आंसर सही था। पहले समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद में जो भी क्रिया के उपयुक्त सूचना प्राप्त करेंगे, क्रिया के उचित क्रम को स्थापित करेंगे और उत्तम क्रम का चुनाव करेंगे। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन, अरेंज स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, आउटपुट फीडबैक इनपुट थ्रू आउट। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है। सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा, देन उसके बाद में थ्रूपुट होगा, फिर उसके बाद में आउटपुट और लास्ट में फीडबैक आता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर डिटरमाइन टाइम सीक्वेंस, लिस्ट ऑल द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, ग्रुप अंडर फ्लेक्सिबल या इनफ्लेक्सिबल, फिर एस्टिमेटेड टाइम नीडेड, अवेलेबल टाइम, राइट आउट प्लान और सेट आउट एक्यूरेट एंड एस्टिमेट फॉर ईच टास्क। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर तीसरा वाला सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट ऑल द आइटम्स यानी ग्रुप में एक लिस्टिंग करेंगे आइटम्स की जो फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग होगा। देन उसके बाद में सेट आउट एज एक्यूरेट एंड एस्टिमेट फॉर ईच टास्क एज इज ऑब्टेनेबल। देन उसके बाद में ब्रिंग टोटल एस्टिमेटेड टाइम, कितनी आवश्यकता है और कितना अवेलेबल है, उसमें हार्मनी स्थापित करेंगे। फिर डिटरमाइन टाइम सीक्वेंस और लास्ट में राइट आउट प्लान करेंगे। ओके, अभी हिंदी में भी इसको हम देख लेते हैं। अरेंज द गिवन लेजिस्लेशंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इनैक्टमेंट फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर 4 वाला सही है। सबसे पहले डी यहाँ पर आएगा, गावा आएगा, फिर आएगा आरटीई एक्ट आएगा, देन पोक्सो एक्ट आएगा और फिर उसमें आरपीडी एक्ट है। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, पहले हम हिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारे एक्ट कब आए और ये हैं क्या। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट में शामिल पदों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर आप देख ही चुके हो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला था, यानी इनपुट, थ्रूपुट, फिर उसके बाद में आउटपुट और लास्ट में फीडबैक आ जाएगा। सेम ही है। उपरोक्त पदों को समय योजना में उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर सही है। पहले सभी मदों को लचीले और अनम्य कार्यों के समूह के तहत सूचीबद्ध करेंगे, यानी लचीले हैं जो लचीले नहीं है, फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक कार्य प्राप्त करने के लिए सही सही अनुमान करेंगे। फिर उसके बाद में संतुलन में जरूरी संपूर्ण प्राकृतिक समय यानी कि जितना नीडेड समय है और संपूर्ण उपलब्ध समय को कितना अवेलेबल है, दोनों का जो है संतुलन बैठाएंगे और उसके बाद में समयानुक्रम में निर्धारण करेंगे, यानी कि समय का निर्धारण करेंगे समय के अनुसार और फिर योजना को लिखेंगे। अब आते हैं एक्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो तो चौथा आंसर है। अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि ये एक्ट क्या क्या है, कब आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोक्सो एक्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, हिंदी में कहेंगे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो ये अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। यानी कि पहले ये 1992 में आया था, लेकिन फिर इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया 14 नवंबर 2012। ये क्या है, बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया। यानी कि ये पहले 1992 में आया, उसके बाद में 2012 में और फिर उसके बाद में ये जो है 2019 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, और इसमें जो भी यौन शोषण संबंधित मामले थे उसमें मृत्युदंड सहित और अधिक कठोर दंड का प्रावधान इसमें किया गया, यानी कि ऐड किया गया। ठीक है, और 2019 में संशोधन के बाद में भारत सरकार ने इस नियम को 2020 में अधिसूचित कर दिया। ओके, चलिए फिर है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आरटीई बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या फिर आरटीई अधिनियम 2009। ये भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार
अनुच्छेद इसमें जो यूज हुआ है वो 21A है। इसके अनुसार ये भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता बताता है। ओके, फिर है राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016, जिसे हम RPWD एक्ट बोलते हैं, हिंदी में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक कहते हैं। वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही, यानी 2016 के अंत में इसको पारित कर दिया गया दिव्यांगजन अधिकार विधेयक। इसके पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बन गया, जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। यानी कि 1995 में ये आया था अधिनियम, लेकिन 2016 में फिर से इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जो विशेषताएं हैं थोड़ी वो हम देख लेते हैं। इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। यानी कि पहले जो इसमें अपंगता यानी कि दिव्यांगता का जो प्रकार था पहले 7 था, लेकिन अभी जो 2016 में इसमें संशोधन किया गया वो बढ़ा करके 21 कर दिया गया है। और साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई, यानी कि जब चाहे वो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। इसमें आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% का आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ओके, फिर आते हैं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जिसे हम शॉर्टकट में गावा बोलते हैं। 1890 के इस अधिनियम में अभिभावक नियुक्त करने की सभी उद्देश्यों के लिए एक समान आयु को अपनाए। 1875 के बहुमत अधिनियम में दी गई नाबालिग की परिभाषा को संदर्भ द्वारा अपनाने के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। इस अधिनियम में दी गई आयु 18 वर्ष थी। एक बार एक अभिभावक नियुक्त किए जाने के बाद वयस्कता की आयु को 21 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। बाद के परिणाम भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 में संशोधन करके प्राप्त किया गया था। यानी कि पहले क्या था, इसमें ये नियम है क्या, ये नियम है कि कोई भी नाबालिग है, ठीक, जिसके की अभिभावक नहीं है, तो वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जिसे कोई भी अगर किसी को किसी का अभिभावक नियुक्त किया जाना है तो उसके लिए पहले क्या थी कि 18 वर्ष की आयु थी, यानी कि 18 वर्ष तक वो उसका अभिभावक रह सकता है, संरक्षक रह सकता है। ठीक है, लेकिन अब जो है इसकी आयु बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई, यानी कि वयस्कता की आयु यानी कि 21 वर्ष की आयु तक वो उसका अभिभावक नियुक्त रह सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो है अब इसके बाद 21 साल पूरा होने के बाद में जो इसका प्राप्त करने के बाद अस्तित्व में नहीं रहता, यानी कि अभिभावक का दर्जा अपने आप ही समाप्त हो जाएगा 21 साल प्राप्त करते ही। ठीक है, तो ये स्पेशली गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है, यानी कि गार्जियंस अभिभावक की नियुक्ति के लिए समझ लीजिए ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों देख लिए हैं, POCS, RTE, RPD और GAAA। तो इसमें से आप इसका ईयर देख सकते हो। डी है पहला GAAD जो कि सबसे पुराना है, बी फिर RTE है 2009, फिर POCSO अधिनियम है, फिर CRPD अधिनियम है। ठीक है, तो वहां से आप इसको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको देख लेना, वहां से पढ़ लेना। फिर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस द गोल्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी एज गिवन बाय से शेयर, इसकी शेयर कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है पहला पहले आएगा सी एक्यूजेटिव स्टेज, देन अचीविंग स्टेज, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज एंड फिर एग्जीक्यूटिव स्टेज और लास्ट में री इंटीग्रेटिव स्टेज। तो इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एज वाइज, और ये है क्या हिंदी में देखते हैं फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर अरेंज इन सीक्वेंस द फिलोसॉफिकल ऑब्लिक हिस्टोरिकल थिंकिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो यहाँ पर कई सारे पीरियड दिए गए हैं जो थिंकिंग है बच्चों के प्रति, फिलोसफर जो थे, नॉर्मेटिव पीरियड, टैबला रोसा, नोबल, सेविस, परफॉर्मेशन और साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। तो ये जो है नॉर्मेटिव पीरियड गैसल के द्वारा दिया गया, डेबला रोसा आप जानते ही हो, जॉन लॉकी के द्वारा दिया गया, नोबल सेविज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया जीन जैक रूसो के द्वारा दिया गया, और प्री फॉर्मेशनिज्म ये जैन सोमरडम के द्वारा दिया गया, और साइकोएनालिटिक ये आप जानते ही सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर मैंने ईयर मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि नेट पर अगर आप सर्च करोगे तो अलग अलग जगह अलग अलग जो है ईयर दिए गए हैं, बहुत कंफ्यूजन है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पर जो आंसर पहला है
ठीक है। तो डी में पहला आ जाएगा प्री फॉर्मेशनिज्म, यानी कि 1637 से लेकर 1680 के बीच में इसको दिया गया है। बी है टेबुला रोसा, यहाँ पर 1632 से 1704 के बीच में, यानी 1680 के बाद में 1700 स्टार्ट होगा, तो टेबुला रोसा इसके बाद में रखा गया है। सी नोबल सेवेज जो है तो 1712 से 1778 के बीच में है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और ये 1925 है, और ये 19वीं और जो 20th सेंचुरी है उसके बीच में ये थियरी आई थी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज पर द शैम्स फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर दूसरा वाला है। तो सबसे पहले आ जाएगा सोर्स होगा, आप सभी जानते हो। सी एनकोडर होगा, एनकोडर के बाद में सिग्नल आएगा, देन डिकोडर आएगा, और लास्ट में डेस्टिनेशन आएगा। तो मॉडल हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूंगी। तो और भी जो मॉडल्स हैं एक्सटेंशन कम्युनिकेशन में, तो आप देख सकते हो वहां से सारे मॉडल। शय द्वारा दिए गए मानसिक गतिविधि के लक्ष्यों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसको हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले। सॉरी, हाँ यहाँ पर शय, तो ये है शय। ठीक है, इनका पूरा नाम है क्लॉस वॉर्नर शय। इन्होंने एडल्ट थिंकिंग के बताया है कि वो जो है 7 पैटर्न को, यानी सेट पैटर्न ऑफ 7 स्टेजेस के पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। एडल्ट्स की जो थिंकिंग होती है, आप देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहला स्टेज है एक्यूजिटिव स्टेज, जो कि अंडर 18 होता है। अचीविंग स्टेज है 20 से 30 के बीच में। रिस्पॉन्सिबल स्टेज जो है 30 से 40 के बीच में। एग्जीक्यूटिव स्टेज है 40 से 50 के बीच में। री इंटीग्रेटिव स्टेज है 50 से 60 के बीच में। रीऑर्गेनाइजेशनल स्टेज है 60 टू 65, और लिगेसी क्रिएटिंग स्टेज है 65 प्लस। ओके, तो यहां पर हम इसको डिटेल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डिटेल में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसका मैं अलग से वीडियो पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करते हुए, जो शय के द्वारा दिए गए ये लक्ष्य है मानसिक गतिविधि की, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको आप वहां से हमने पूरा एज वाइज दिखा दिया है, तो आप आसानी से इसको जो है क्रम में लगा सकते हो। ओके, चलिए फिर आते हैं बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच को शुरुआत से अंत तक क्रम में लगाएं। तो इंग्लिश वाले में हमने इसको ईयर वाइज लगा दिया है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो और ईयर वाइज लगा सकते हो। ठीक है, शैम द्वारा संचार की प्रक्रिया के पहले मॉडल के अनुसार, तो यहाँ पर सबसे पहले स्रोत आएगा, स्रोत के बाद में एनकोडर संकेत, फिर डिकोडर, और लास्ट में गंतव्य आएगा। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो हमने मॉडल अलग से डाला हुआ है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, आपको डिटेल में सारे मॉडल्स समझ में आ जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर्स एज पर द स्पीड विद विच दे अडॉप्ट अ न्यू आइडिया, प्रैक्टिस और अ टेक्नोलॉजी एज प्रपोज्ड बाय एवरेट रॉगर्स। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो दूसरा है। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे, तो आप सभी जानते हो। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, इनोवेटर्स आएंगे, फिर अर्ली अडॉप्टर्स आएंगे, उसके बाद में अर्ली मेजॉरिटी आएंगे, लेट मेजॉरिटी, और लास्ट में लेगार्ड्स आएंगे। इसको भी अभी हम देख लेते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये पिक्चर, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रॉगर्स के द्वारा दिया गया, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इसे बोलते हैं। इसमें इनोवेटर्स का 2.5% होता है, जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं 13.5% होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी 34% होते हैं, लेट मेजॉरिटी 34% होते हैं, और लेगार्ड्स होते हैं वो 16% होते हैं। इनोवेटर्स का मतलब है जो कि रिस्क लेने में आगे रहते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स जो कि सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, यानी कि देख रहे हैं लोगों को रिस्क लेते हुए, तो फिर वो जो है वो भी जाना चाहते हैं कि मुझे भी इसको ट्राई करना है, वो अर्ली अडॉप्टर जल्दी जो अडॉप्ट करते हैं। अर्ली मेजॉरिटी यानी कि जो मेजॉरिटी में सबसे आगे होते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, तो उन्हें भी देखना है। और लेट मेजॉरिटी जो है, अच्छा सभी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाले 34। तो अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी दोनों का लगभग सेम, मतलब सेम ही परसेंटेज है, 34%। जो लेगार्ड्स हैं वो सबसे पीछे होते हैं, जो कि कुछ नहीं करना चाहते हैं, छोड़ो करने दो सबको, तो वो पीछे ही रह जाते हैं, जो कि ना रिस्क लेना चाह रहे हैं और ना ही अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और ना ही देखना चाह रहे हैं कि अगला पर्सन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो पीछे रह जाते हैं, उनको बोलते हैं लेगार्ड्स। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द टेस्ट गिवन इन लिस्ट 1 विद द केमिकल कंपाउंड्स इन लिस्ट 2। तो यहाँ पर जो है टेस्ट दिया गया है
और इसको जो है हमें लगाना है सही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो पहला ही है ये, ठीक है। तो निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो अमाइनो एसिड के लिए होता है। यहाँ पर एक टेस्ट दिए गए हैं और किसके लिए वो टेस्ट किया जाता है। जो निनहाइड्रिन टेस्ट किया जाता है वो अमाइनो एसिड को जांचने के लिए किया जाता है। 2,6-डाइक्लोरोफेनॉल एंडोफेनॉल टेस्ट जो किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी को जांचने के लिए किया जाता है। ओसाजोन जो टेस्ट किया जाता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है। एसिड वैल्यू जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है फ्री फैटी एसिड के लिए किया जाता है। और आयोडीन वैल्यू टेस्ट किया जाता है अनसैचुरेटेड फैट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं, सॉरी यहां पर ओके, पहला वाला सही है। निम्नलिखित ग्रहणकर्ताओं को एवरेट रोजर्स द्वारा प्रस्तावित श्रेणियों के क्रम से लाएं जिसके अनुसार वो गति से नए विचार अभ्यास या तकनीकी को अपनाते हैं, कितनी गति से वो नए विचार को अपना रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं हिंदी में भी। नवीन आविष्कारी जो रिस्क लेते हैं, फिर आते हैं शीघ्र ग्रहण करने वाले, देन आते हैं शीघ्र बहुमत वाले, फिर विलंबित बहुमत और फिर फिसड्डी जो कि सबसे पीछे रहते हैं, लगार्सी ने कह रहे हैं। फिर यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं। निनहाइड्रिन परीक्षण जो किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, अमाइनो एसिड के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। निनहाइड्रिन टेस्ट किया जाता है अमाइनो एसिड के लिए और 2,6-डाइक्लोरोफेनॉल एंडोफेनॉल परीक्षण किया जाता है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के लिए। ओसाजोन जो परीक्षण किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। एसिड वैल्यू टेस्ट किया जाता है मुफ्त वसाम यानी कि फ्री फैटी एसिड और आयोडीन वैल्यू का टेस्ट किया जाता है वसा की असंतृप्तता के लिए यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द इक्विपमेंट गिवन लिस्ट 1 एंड मेजरमेंट यानी कि इक्विपमेंट दिया है, इस इक्विपमेंट से कौन सा मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो स्टेडियोमीटर से किया जाता है किसका, हाइट का। तो यहाँ पर आंसर दूसरा वाला सही है। चलिए देखते हैं, स्टेडियोमीटर में आ जाएगा हाइट। स्टेडियोमीटर से हाइट मापी जाती है। स्किन फोल्ड जो कैलिपर्स होता है उससे स्किन फोल्ड थिकनेस मापी जाती है, ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद में आता है फाइबर ग्लास टेप, तो इससे मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मापा जाता है यानी कि ये वाला पूरा एरिया मापा जाता है, मिड अपर आर्म, ओके। फिर है इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर से जो बच्चा इन्फेंट होता है उसकी लेंथ मापी जाती है यानी कि यहाँ पर लेंथ हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और स्फिग्नोमैनोमीटर आप सभी जानते हो, इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। चलिए फिर है मैच द, इसमें टर्म्स दिए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर सही है। डिसगाइजिया इसको कहते हैं अल्टर टेस्ट यानी कि डिसगाइजिया में क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, अल्टर यानी कि आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है किसी भी चीज का। और डिसगाइजिया की जगह पर अगर हम यहाँ पर ए गाइजिया कर दें, ए लिख दें, तो वहां पर क्या हो जाए, कंप्लीट लैक ऑफ टेस्ट यानी कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, उसको ए गाइजिया बोलते हैं। और एक होता है हाइपोगाइजिया। हाइपोगाइजिया में क्या होता है, जो टेस्ट सेंसिटिविटी होती है वो घट जाती है यानी कि हमें कोई भी टेस्ट बहुत ही कम पता चल पाता है, ठीक है। और डिसगाइजिया का मतलब होता है अल्टर टेस्ट यानी कि आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और एस्फैक्सिया में क्या होता है, इसका मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और डिस्फेजिया में क्या था, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग यानी कि स्वेलो करने में दिक्कत आती है, उसको टर्म दे दिया गया है डिस्फेजिया। और जीरोस्टोमा, जीरोस्टोमा जो है ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख जाता है। और डाययूरेसिस का मतलब हो गया इंक्रीज्ड यूरिनेशन, अधिक हो जाता है, ठीक है। ये टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि दिए गए हैं। स्टेडियोमीटर में आपको सभी पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया है। स्टेडियोमीटर से क्या करते हैं, ऊंचाई मापते हैं। स्किन फोल्ड कैलिपर से त्वचा परतीय सघनता मापते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस, फाइबर ग्लास टेप से क्या करते हैं, मध्य ऊपरी बाजू की परिधि मापते हैं यानी मिड अपर आर्म। इन्फेंटोमीटर से बच्चे की लंबाई, इन्फेंट की लंबाई मापी जाती है। और स्फिग्नोमेटोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। फिर यहाँ पर टर्म्स, डिसग्यूजिया का मतलब हुआ जैसे भी स्वाद में बदलाव। एस्फैक्सिया का मतलब हो गया ऑक्सीजन की कमी का होना। और डिस्फेजिया का मतलब निगलने में मुश्किल। जीरोस्टोमा का मतलब हो गया मुंह सूखना। और डाययूरेसिस का मतलब है पेशाब ज्यादा आना। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो मैं एक्टिव प्रिंसिपल और स्पाइसेस दिया गए हैं, मसाले दिए गए, उनमें कौन से प्रिंसिपल एक्टिव प्रिंसिपल पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर चौथा वाला सही है। तो देखिए, करक्यूमिन आप सभी जानते हो किसमें पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, टर्मरिक हो जाएगा। यूजेनॉल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोव में। एलिन किसमें पाया जाता है, गार्लिक में। ओलियोरेजिन किसमें पाया जाता है, ब्लैक पेपर में। और सिनकोल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है कार्डेमम में। अब इसको हिंदी में भी हम देख लेते हैं। मैं द इंस्टीट्यूशन, और वहां पर इंस्टीट्यूशन दिया गया है, वहां पर कौन सी टाइप ऑफ सर्विस दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है वो पहला ही है। देखिए, रेस्टोरेंट में कैसे सर्विस होती है, आप सभी जानते हो, टेबल सर्विस होती है। एयरपोर्ट्स पर कैसे होते हैं, एयरपोर्ट्स पर वेंडिंग, यानी कि घूम घूमकर एयरपोर्ट्स पर जाकर के सर्व करते हैं। मॉल्स में क्या होता है, मॉल्स में आप सभी जानते हो फूड कोर्ट होते हैं, ज्यादातर अपर फ्लोर पर फूड कोर्ट होते हैं जहां पर हम जाकर के खाते हैं। हॉस्पिटल्स में कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज सर्विस होती है। डिसेंट्रलाइज सर्विस का मतलब जो सर्विस होती है फूड सर्विस दो टाइप की होती है, एक सेंट्रलाइज्ड होती है और एक डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, फूड सर्विस सिस्टम पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, भोजन सेवा प्रणाली। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में मेन डिफरेंस क्या है, जो डिसेंट्रलाइज सर्विस जो यहाँ पर दिया गया है हॉस्पिटल्स में जो होता है, यानी कि एक एरिया पर भोजन को तैयार किया था, या प्रोडक्शन एरिया एक जगह पर होगा और जो सर्विंग एरिया होगा वो दूर होता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन एक जगह पर होगा, जो मेन होगा जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, भोजन का बनाया जा रहा है, और जो सर्विस एरिया होगा वो दूर होगा। तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे किचन होते हैं, लार्ज किचन होते हैं, वहां पर भोजन तैयार किया जाता है, फिर उसको बड़े बड़े कार्ट में रख करके और पेशेंट को सर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और जो सेंट्रलाइज्ड होता है वहां पर क्या होता है, जो प्रोडक्शन एरिया होता है और जो सर्विंग एरिया होता है, या फिर हमके अरेंज करने का एरिया होता है, ठीक है, तो वो सब जो है एक ही जगह पर होता है या फिर पास में होता है। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। चलिए, और कैफेटेरिया में क्या होता है, ट्रे सर्विस होता है, और ट्रेन में जो है प्लेटेड सर्विस। और ट्रेन में आपने देखा होगा कि जो आप खाना वगैरह मंगाते हो तो प्लेट में आता है, तो वहां पर प्लेटेड सर्विस होता है। तो यहां पर करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, यूजेनॉल जो है चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है, और जो यूजेनॉल है वो किसमें पाया जाता है, लौंग में पाया जा रहा है। एलिन की बात करें तो लहसुन में पाया जा रहा है। ओलियोरेजिन किसमें पाया जा रहा है, काली मिर्च में। और सिनकोल पाया जा रहा है इलायची में। ठीक है, तो ये जरूर आप याद कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर कुछ ना कोई प्रिंसिपल्स पूछा जाता है। फिर यहाँ पर रेस्तरां में कैसी सर्विस होती है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। रेस्तरां में कैसी सर्विस होती है, टेबल सेवा होती है, हवाई अड्डे में वेंडिंग होती है, मॉल्स में क्या होता है, फूड कोर्ट होता है, अस्पताल में विकेंद्रीकृत, और कैफेटेरिया में कैसा होता है, ट्रे सेवा होती है, और रेलगाड़ी में प्लेट सेवा होती है। ओके, फिर आते हैं यहाँ पर फिनिशेस दिए गए हैं और उसके पर्पस दिए गए हैं। ठीक है, सिंजिंग, स्कोरिंग, टेंडरिंग, कैलेंडरिंग, ये सब होता क्या है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आंसर चौथा वाला सही है। तो देखिए, सिंजिंग का मतलब क्या होता है, बर्निंग ऑफ द रेज्ड फाइबर एंड्स। ठीक है, अभी इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। स्कोरिंग का मतलब होता है सफाई, रिमूवल ऑफ डिसाइजिंग प्रोडक्ट्स, पैक्टिंग वैक्स फ्रॉम ऊल, यानी कि ऊल से जो भी प्रोडक्ट उसमें पैक्टिन रहता है, वैक्स रहता है, और जो भी अशुद्धियां हैं उनको साफ करना स्कोरिंग कहलाता है। टेंटरिंग का मतलब होता है खींचना। मैकेनिकल स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होती है, स्ट्रेटनिंग की स्ट्रेट करना। और कैलेंडरिंग जो होता है वो होता है प्रोवाइड्स स्मूथ सरफेस, जैसे आप घरों में कपड़े प्रेस करते हैं, वही कैलेंडरिंग लार्ज स्केल पर होता है। तो कह सकते हैं कि कपड़े को प्रेस करना ही कैलेंडरिंग कहलाता है, लेकिन लार्ज स्केल पर, जो कि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए अब आते हैं मैसेज टर्म गिवन लिस्ट 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर तो दूसरा वाला सही है, इसको हम डिटेल में भी आपको पिक्चर दिखा देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा चोप, चकला, बुखानी बरी ये सब है क्या। चोप क्या होता है, ये फुलकारी सॉल होता है। चकला क्या होता है, ये एक स्क्वायर हैंगिंग होता है। बुखानी क्या है, ये स्कार्फ और सैश वॉर्न बाय ब्राइड ग्रूम इन कच्छ एंड सौराष्ट्र एंड सिंध। और बरी क्या होता है, तोरण इन द शेप ऑफ एन आर्क। तो मैं दिखा देती हूँ इसको, ये है क्या, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, चोप
ये क्या है? फुलकारी शॉल है। तो ये आप देख सकते हो, ये है फुलकारी शॉल। ओके, फिर आता है चकला। तो ये आप देख सकते हो हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग इस तरीके से होती है, चौकोर शेप में, स्क्वायर शेप में, हैंडमेड। बुखानी क्या होता है? स्कार्फ, जो ज्यादातर वहां के जो आदिवासी हैं, ठीक है, वो जो है ट्राइबल्स जो होते हैं वो शादियों में ये स्कार्फ लेते हैं। तो ये स्कार्फ है बुखानी। और बरी क्या होता है? तोरण, जैसे हम अपने घरों में लगाते हैं, तो ये होता है तोरण। ओके, चलिए अब आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें हैं क्या, मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझा दिया है आपको, तो आपको भूलेगा नहीं है। चलिए, सिंजिंग क्या होता है? तो अभी हमने देखा तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाना। स्कोरिंग का मतलब होता है ऊन से डिसाइजिंग उत्पादों को, जैसे पैक्टिन और मोम को निकालते हैं। और टेंटरिंग में क्या करते हैं? सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया है। कैलेंडिंग का मतलब होता है का समतल सतह प्रदान करता है। तो यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही था। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। चोप का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप सभी समझ देख चुके हो, फुलकारी सॉल है। चकला क्या है? ये है चौकोर लटकन। और बुखानी क्या है? कच्छ, सौराष्ट्र और सिंध में दूल्हों के पहनने वाला रुमाल या पट्टा। और बारी क्या है? मेहराब के आकार का तोरण। तो दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सही है। जो भी यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से। तो वहां पर आप उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको जो भी नोट्स हैं, जो भी पीडीएफ हैं, वो सारे वहां से मिलते रहे। ओके, चलिए अब आते हैं मैच द आइटम्स लिस्ट 1 लिस्ट 2। कैलोरी क्या है? कैलोरी ह्यूमन एनर्जी को मापने का एक यूनिट है। तो दूसरा वाला आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, केल्विन क्या होता है? ये कलर टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया था। टेलीमेट्री क्या है? ये अर्गोनॉमिक्स के लिए होता है। और सोलेनॉइड क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मापने के लिए होता है। ठीक है, तो अर्गोनॉमिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अर्गोनॉमिक्स होता क्या है? जो लोग काम करें उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट, क्या हर एक चीज की व्यवस्था होना अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि उनके लिए जो है टेलीमेट्रिक टूल का यूज किया जाता है। और सोलेनॉइड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है एनर्जी कन्वर्जन के लिए। चलिए, फिर है नेक्स्ट मैच द आइटम्स। एंथ्रोपोमेट्री, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो आप सभी को पता है एंथ्रोपोमेट्री का यूज होता है बॉडी डायमेंशंस के लिए। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है हाइट, वेट, मिड अप आर्म, सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये सब कुछ एंथ्रोपोमेट्री में आता है। डेसिबल क्या होता है? नॉइस की इकाई होती है डेसिबल, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डिंग में प्लिंथ, प्लिंथ क्या होता है? बेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो चबूतरा कह सकते हैं, ठीक है, चौखट जो होता है, यानी कि जो बेस होता है जो कि बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, चाहे वो वॉल्स हो चाहे वो खंबे हो, तो उसको प्लिंथ बोला जाता है, जो कि बिल्डिंग में की का बेस होता है, सपोर्ट होता है। इकेबाना, इकेबाना ऑप्शन में हाइकी का यूज किया जाता है। तो अभी मैं इसको पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए इकेबाना, जो कि जापानी पुष्प सज्जा है। ठीक है, इकेबाना में 3 चीजें होती हैं, हेवन, मैन, या फिर इसको हम कहें ह्यूमन, मैन या ह्यूमन कुछ भी कह सकते हैं, और अर्थ होता है। 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अब जो हेवन है उसको शिन भी कहते हैं, इसको सो कहते हैं, और इसको हाइकी कहते हैं। ठीक है, तो ये इकेबाना में यूज होता है। चलिए, फिर आते हैं हम हिंदी में देख लेते हैं। कैलोरी मानवीय ऊर्जा के लिए, केल्विन कलर टेम्परेचर के लिए, टेलीमेट्री अर्गोनॉमिक्स में यूज होता है, और सोलेनॉइड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। दूसरा वाला यहां पर आंसर सही था। फिर है एंथ्रोपोमेट्री का यूज किया जाता है किसके लिए? शारीरिक आकार के, डेसिबल शोरगुल को मापने के लिए। बिल्डिंग में प्लिंथ का यूज होता है, इकेबाना में हाइकी का यूज होता है। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर सही था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है, यहाँ पर इको मार्क दिए गए हैं और उसका स्पेशल मतलब किस लिए यूज होता है। तो इको मार्क का किस लिए यूज होता है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में इको मार्क होता है। जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे उसमें इको मार्क दिया रहता है। हॉलमार्क आप सभी जानते हैं ज्वेलरी में रहता है। आईएसआई मार्क जो होता है ये प्रोडक्ट
सर्टिफिकेशन के लिए होता है, और एग मार्क जो होता है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होता है, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसमें एग मार्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला आंसर सही है। फिर है यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। अब यहाँ पर डिसऑर्डर दिए गए हैं और उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो वो चीज बताया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर इसका चौथा सही है, इसको थोड़ा हम देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। एनोरेसिस क्या होता है, तो इसमें बेड वेटिंग होता है। टॉरेट्स डिसऑर्डर क्या होता है, मल्टीपल मोटोरिटिक्स होता है। एनकोप्रेसिस क्या होता है, ये होता है रिपीटेड पैसेज ऑफ फीसेस होता है। और स्टैमर क्या होता है, ये डिफिकल्टी इन स्पीच होता है। तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इको मार्क किसके लिए होता है, पर्यावरण हितैषी उत्पाद। हॉलमार्क ज्वेलरी, आभूषण। आईएसआई मार्क जो होता है उत्पाद प्रमाणन के लिए। और एक मार्क कृषि विपणन के लिए होता है। तो यहाँ पर पहला वाला आंसर सही था। एनोरेसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चौथा वाला आंसर इन्होंने सही दिया हुआ है। एनोरेसिस में बिस्तर गीला कर देते हैं बच्चे, उसको एनोरेसिस बोलते हैं। टोरेट्स विकार जो होता है उसमें एकाधिक मोटर टिक्स होता है, इसको भी हम देखते हैं। एंक्रोपेसिस में क्या होता है, मल का बार बार आना, यानी कि फीकल प्रोडक्शन जिसे हम पॉटी कहते हैं, तो बार बार आना। और हकलाना का मतलब बोलने में मुश्किल। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो टॉरेट्स डिसऑर्डर क्या था, ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जिसमें कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स और अनवांटेड साउंड, यानी आपने देखा होगा कई सारे लोगों को कि वो बिना चाहते हुए, मतलब वो नॉर्मली अगर बोल रहे हैं लेकिन उनके फेस में कभी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, कभी जो है फेस का गेस्चर्स जो है चेंज हो रहा है, यानी ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिपीटेटिव, यानी कि बार बार ये चीजें होती है। नॉन वॉलंटरी यानी कि ना चाहते हुए, अनैच्छिक गतियां होती हैं उनके फेस में जो कि वो नहीं चाहते हैं, और अनैच्छिक आवाजें भी उनके मुंह से निकलती रहती हैं। इसको टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और ये बिफोर 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से पहले ये चीजें होती हैं, ये दिक्कत आती है। और सिंपल में क्या है, आई ब्लिंक करना, यानी कि आंखें अपने आप ब्लिंक करती होती हैं ना चाहते हुए भी। और कॉम्प्लेक्स में क्या था, डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स, यानी कि जो फेस का एक्सप्रेशन है वो जो है अपने आप ही चेंज होता रहता है, अलग अलग मूवमेंट्स होते रहते हैं जो कि ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टॉरेट्स डिसऑर्डर। एनकोप्रेसिस क्या होता है, ऑल्सो नोन एज फंक्शनल फीकल इनकॉन्टिनेंस और स्वाइलिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन पास स्टूल इनटू देयर अंडरवियर इन मोस्ट केसेस एक्सीडेंटली, यानी कि बच्चा क्या होता है कि अपने स्टूल को जो है पास कर देता है एक्सीडेंटली, मतलब अंडरवियर में। ये बार बार ये चीजें होती रहती हैं, बच्चा ना चाहते हुए भी वो पास हो जाता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या, इट अकर्स इन चिल्ड्रन 4 years अब, यानी 4 साल के बच्चों में, या फिर इससे अधिक भी बच्चों में हो सकता है जिनको की टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो जिनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा चुकी है उनमें ये दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि उनको टॉयलेट ट्रेनिंग सही से नहीं दी गई है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर जिन बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी गई है उनमें ये दिक्कत आती है। ये कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बच्चों में हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये सही हो जाता है जब बच्चे बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे ये अपने आप ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, चलिए फिर आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर रिसर्च डिजाइन दी गई है और उसका फीचर्स दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर दूसरा वाला सही है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है स्टडी स्पेसिफिक वेरिएबल्स विद पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एजेस। यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट एजेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट एजेस के लोगों पर जो है स्टडी करना, वो क्रॉस सेक्शनल कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, स्टडी ऑफ वेरिएबल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि एक पीरियड से अधिक, यानी कि अलग अलग पीरियड हम कह सकते हैं, एक एक्सटेंडेड पीरियड से ऊपर और नीचे दोनों टाइम पर जो है वेरिएबल्स को जो है स्टडी करना। यानी कि जैसे जो क्रॉस सेक्शनल में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टडी किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि अलग अलग समय पर किसी एक पर्टिकुलर एज के व्यक्तियों को स्टडी किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, क्रॉस सेक्शनल में अलग अलग एज के लोग हैं लेकिन टाइम एक पर्टिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल में टाइम अलग अलग है लेकिन जो एज है वो पर्टिकुलर है। तो ये डिफरेंस होता है। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी ऑफ पर्सन और ग्रुप, जैसी बात है डीपली स्टडी की जाती है केस स्टडी में। और एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ कंट्रोल इन सिचुएशन ऑफ
रिसर्च यानी कि कंट्रोल हमारा उस पर होता है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ओके, फिर है यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। डाउन सिंड्रोम, तो यहाँ पर पहला वाला ही सही, इसको भी हम देखेंगे, भी डिटेल में देखेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको कहते हैं ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये XO इसको कहा जाता है, और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये आपका XXY कहा जाता है, और सुपर मेल जो होता है ये XYY होता है। ठीक है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो एक सुपर मेल सिंड्रोम है, यहाँ पर आप देख रहे हो सुपर मेल सिंड्रोम लिखा हुआ है। जो सुपर मेल सिंड्रोम है इसको हम XYY भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी Y क्रोमोसोम की होती है। तो सुपर मेल कहा जा रहा है, मेल का मतलब हो गया इसमें जो Y आप देख रहे हो XYY, 2 Y है, यानी कि एक जो Y है वो एक्स्ट्रा कॉपी है जो है Y क्रोमोसोम का इसमें होता है। और इसमें होता क्या है कि जो मेल होगा उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी जो इसमें जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं उसमें कोई खास चेंज नहीं आता, यानी कि वो नॉर्मल ही होता है लेकिन हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो यहाँ पर है, जिसको हम XXY कह रहे हैं। ठीक है, XXY इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको 47 सिंड्रोम कह सकते हैं, या फिर हाँ 47 भी कह सकते हैं। देखिए नॉर्मली क्रोमोसोम्स हमारे अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अब जो एक मिनट, तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हाँ, तो जो क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ओके, तो ये कितने होते हैं, ये 23 जोड़ा यानी कि पेयर होते हैं, या फिर हम कहें 46 होते हैं। अब जब क्रोमोसोम्स 23 पेयर से अधिक हो जाएं, या फिर 46 से अधिक हो जाएं, या फिर 46 से कम हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के कोई ना कोई समस्या आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है जो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर है जैसे XYY है, XXY है, तो सुपर मेल में क्या था XYY है। वैसे तो मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। तो सुपर मेल में XYY यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉपी Y की आ गई है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है XXY है, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर जो है X क्रोमोसोम की आ गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो भी अच्छा हाँ, ये जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है इसको जो है डॉक्टर हैरी F क्लिनफिल्टर, यानी कि उनका नाम ही क्लिनफिल्टर था, उन्हीं के नाम पर ही इसका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें XXY होता है, इसमें क्या है एक एक्स्ट्रा कॉपी X क्रोमोसोम की है। ओके, इसमें भी क्या होता है कि हाइट ज्यादा होती है और लंबाई वही होगी, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, और IQ कम हो सकता है। ठीक है, और मेनली इसमें फीमेल में होता है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी X की आई है। X का मतलब हो गया फीमेल। ठीक है, तो जो है क्या होता है कि हाइट अधिक हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, IQ कम हो सकता है, बॉडी शेप जो होता है वो भी सॉरी ये जो है इसमें मेल, ये भी मेल्स में ही है, फीमेल में नहीं है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये भी मेल्स में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों ही सुपर मेल और जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है दोनों ही मेल्स में देखा गया है। मेल्स में सुपर मेल में एक्स्ट्रा कॉपी Y की आ रही है, और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कॉपी X की आ जा रही है। ठीक है, तो X की आ जाने से क्या होगा कि इसमें जो है जो मेल होगा उसमें थोड़े फेमिनिन यानी कि फीमेल वाली गुण आ जाएंगे। उसका जो मेल का बॉडी शेप होगा, शरीर का आकार होगा, वो थोड़ा सा फीमेल के जैसा हो सकता है। ठीक, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम वाले मेल में। ओके, हाइट उसकी अधिक हो सकती है, उसका जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, और IQ भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। सुपर में ज्यादा फिलहाल कुछ में कोई भी फीचर्स ऐसा नहीं देखा गया, बस हाइट का देखा गया, और भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इसमें भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा सब में नहीं होता है। फिर यहाँ पर है टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम है जिसको हम XO कह रहे हैं, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसको 45X क्रोमोसोम भी कहते हैं।
45, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन टर्नर में क्या है कि 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहां पर मैं देखती हूं जरा, यहां पर मैं टाइप कर देती हूं 45। ओके, तो यहां पर क्या होता है 45 सिंड्रोम रहते हैं, और इसमें कितने हैं क्लिनफिल्टर में 47। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है, 46 की जगह पर 45 क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम कम है। अब इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है, और ये फीमेल्स में होता है, बाई बर्थ होता है। तो ये किस में है, ये है